हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की वीडियो में क्वेश्चन 19 करेंगे डिस सॉल्यूशन का, जो कि आपका 2023 एडिशन वाली बुक का है। तो उसको हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, सिर्फ जनरल एंट्री वाले। उससे पहले अगर आपने इसकी रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको साइड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इसको हम देखो ध्यान से, पी और क्यू का डिस सॉल्यूशन करना है। फॉर्म है उसकी, सारे एसेट्स लाइबिलिटी को पहले ही ट्रांसफर कर चुके रिलायंस अकाउंट। तो फर्स्ट वाला पहले करते हैं। सबसे पहले तो आप जनरल का फॉर्मेट बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्रीज करनी है खाली हमें इसमें। तो जनरल का फॉर्मेट बना लिया हमने, अब हम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहला कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है स्टॉक 2 लाख का है, पी उसमें से 50% स्टॉक उठा के ले गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी का जो स्टॉक है उसको बेच दिया गया 25% के प्रॉफिट पे। ये वो कह रहा है, ठीक है। क्या कैसे करेगा देखो। तो देखो ध्यान से, स्टॉक आपका कितना है, 2 लाख का, ठीक है। ये स्टॉक 2 लाख का 50% जो कि होता है 1 लाख, वो तो उठा के ले गया एक पार्टनर जिसका नाम है पी। लेकिन जो बाकी बचा 50% उसको हमने बेच दिया गया। तो जो 50% स्टॉक है, जो एक उठा के ले गया पी, वो किस वैल्यू पे ले गया, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि 1 लाख का नहीं, 1 लाख में से 10% का डिस्काउंट पे, यानी कि 1 लाख का 10%, 10,000 के डिस्काउंट पे ले गया। यानी कि 90,000 का स्टॉक ले गया कौन, पी। और बाकी जो बचा 1 लाख का, उसको हमने बेच दिया गया। बट वो भी 1 लाख का नहीं बेचा, 25% के प्रॉफिट बेचा। तो 25% का प्रॉफिट कितना होता है इसके ऊपर, 1 लाख का 25% होता है 25,000। तो 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी कि 1,25,000 का बेचा गया। तो ये तो बेच दिया गया और ये पी उठा के ले गया। दोनों की एंट्री करते हैं, अलग अलग करेंगे या एक साथ भी कर सकते हो। पहले मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ कैसे होगी। तो देखो, जो पी उठा के ले गया, तो वो जो भी पैसा आता है कोई भी स्टॉक बेचने का, वो कहाँ पर आता है, रिलायंस अकाउंट में। वो भी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जो भी इनकम होती है तो रिलायंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। तो रिलायंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम भेजेंगे। दोनों एंट्री में रिलायंस अकाउंट क्रेडिट ही होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। दोनों एंट्री में रिलायंस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि स्टॉक तो बेसिकली एक बंदा उठा के ले गया, एक बेच दिया गया। दोनों की वैल्यू जो फर्म पे आएगी वो रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास पैसा नहीं आया, पी उठा के ले गया। तो पी के कैपिटल अकाउंट से पैसा लूँगा, तो यानी कि पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा इस एंट्री में। इस एंट्री में क्या करूँगा कि पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, कि यहाँ पर पैसा तो नहीं आया बैंक में, लेकिन पी के कैपिटल अकाउंट से लूँगा और रिलायंस अकाउंट में डाल दूँगा। यहाँ पर मैंने बेचा है तो यहाँ पर तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,25,000। समझ गए। दोनों एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो। तो देखो कैसे होगी। तो जनरल एंट्री देख ली, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल एंट्री हम ऐसे कर देंगे कि पहला हो गया, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, रिलायंस अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 90,000। नरेशन आ जाएगी कि बीइंग 50% स्टॉक टेकन ओवर बाय पी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। दूसरे में हमने बाकी बचा हुआ स्टॉक बेचा 25% के प्रॉफिट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक पैसा आया टू रिलायंस अकाउंट। तो बीइंग रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 25। क्लियर होगी यहाँ तक बात बहुत अच्छे से, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि देखो, डेटर 2,25,000 के है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 का है, 20,000 के बुक डेट बैड हो गए। ये हमारे मतलब की चीज़ है। प्रोविज़न को थोड़ी पे करते हैं हम, प्रोविज़न को तो कोई मतलब ही नहीं होता। प्रोविज़न को तो डेटर से माइनस करते हैं, और ये पुराना प्रोविज़न दे रखा है। प्रोविज़न तो डेटर से माइनस हो रखा होगा, यही मान के चलना है, कोई नया प्रोविज़न नहीं है ये। अगर कोई पुराना प्रोविज़न दे रखा है तो वो डेटर से माइनस ऑलरेडी हो रखा होगा, यही मान के चलना है। लेकिन ये जो आए, ये जो कह रहा है, नई बात कह रहा है ये कि 20,000 के बुक डेट बैड हो गए। तो बैड यानी कि बैड डेट है ये। इसका क्या मतलब है, अब देखो ध्यान से।
बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बात। तो डेटर आपके जो 2,25,000 रुपये के है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोविज़न को आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें से माइनस हो रखा होगा, पुराना है वो, ठीक है। प्रोविज़न टोटल 25,000 रुपये पहले से दे रखा है, इसमें से 25,000 रुपये के नए एक बैड डेट्स आ गए हैं। बैड डेट्स यानी कि इनसे पैसा नहीं मिलने वाला 25,000 वालों से। तो वो 25,000 से पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा मिलेगा कितने से, वो माइनस करूँगा इसमें से, ताकि मैं ये निकाल सकूँ कि पैसा कितने से मिलेगा। तो पैसा कितने से मिलेगा, 2 लाख वालों से। 2,25,000 से 25,000 गए 2 लाख, यानी कि 2 लाख के ऐसे डेटर है जो अब मुझे पैसा देंगे, क्योंकि मैंने उसमें से ऐसे हटा दिए जो पैसा नहीं देंगे। अब अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो भी हम एसेट को बेचते हैं, यानी कि अब इनसे पैसा मंगाएंगे, क्वेश्चन में कहे या ना कहे, हमें तो एसेट को सभी को बेचना है, यानी कि सभी से पैसा लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इन 2 लाख लोगों से पैसा मंगाऊंगा। तो पैसा लूँगा इन 2 लाख वालों से, तो एंट्री क्या होगी, जब पैसा लेते हैं तो एंट्री होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, और जो पैसा आता है वो कहाँ भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, ठीक है। तो डेटर 2 लाख के 2 लाख वाले से मंगाया पैसा और बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, रिलायंस अकाउंट में भेज दिया। तो देखिए एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट 2 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड, बीइंग डेटर, डेटर से पैसा मंगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 12,50,000 रुपये है, उसको बेचा 15 लाख का थ्रू अ ब्रोकर जिसने 2% की कमीशन चार्ज कर ली, ठीक है, बढ़िया बात है। तो बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग 12,50,000 की 15 लाख का बेचा है ना, मेन तो ये चीज़ है, और 2% की कमीशन चार्ज कर ली उसने। तो अब इसका मतलब क्या है, एंट्री क्या होगी, ध्यान से मेरे पास समझना। तो देखो हमें तो मेन चीज़ ये समझना है कि बेचा कितने का लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके सामने 12,50,000 की थी, उसको बेचा कितने का, हमें बेचने वाली वैल्यू को ध्यान से देखना, 15 लाख। तो ये नहीं कि पैसा तो 15 लाख आएगा, बट पूरा 15 लाख नहीं आएगा। जब हम बेचने गए तो 2% की तो कमीशन चार्ज कर ली ब्रोकर ने, तो इसका 2% माइनस करोगे तो पैसा बैंक अकाउंट में तो उतना आएगा ना। तो 2% की कमीशन चार्ज कर ली, 2% कितना होता है इसका, देखो 2 जीरो पहले से हटा दो पीछे से, तो 215 2 या 30 होता है, फिर आगे 3 जीरो है, 30,000 माइनस करना है इसका मतलब, समझ के 2% कैसे निकलेगा। तो पीछे 2 जीरो तो पहले हटा दी, फिर 30 होता है और 3 जीरो लगा दी, 30,000 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 14,70,000 रुपये, यानी कि 14,70,000 रुपये का पैसा आया मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के, ब्रोकर की कमीशन माइनस करने के बाद। तो इसका मतलब पैसा मेरे पास बैंक अकाउंट में, जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000, और कहाँ भेजते वो पैसा, एब्सोल्युटली रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000, ये एंट्री होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000 रुपये। नरेशन आ जाएगी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड थ्रू ब्रोकर, ठीक है। आगे ले सकते हो हु चार्ज कमीशन। आगे कह रहा है कि मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 रुपये थी, उसको हमने क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दिया एट ए डिस्काउंट रेट परसेंट। देखिए इसकी एंट्री कभी नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी को बंदे को कोई पेमेंट करनी थी और उसकी मशीन, उसको मैंने किसी एसेट दे दिया, उसको कोई लाइबिलिटी को पेमेंट करनी थी और उसको एसेट दे दिया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना तो इसमें पैसा आया ना गया, समझ लो मेरी बात को, ना तो इसमें पैसा आया ना गया। तो जब पैसा आया नहीं ना गया नहीं, तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं हो सकती। रिलायंस अकाउंट की देखो, रिलायंस अकाउंट में पैसे एंट्री तब होती है जब पैसा कोई हम या तो कोई बेचे या कोई पेमेंट करे, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मशीनरी अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका होगा। मशीनरी अकाउंट तो पहले रिलायंस अकाउंट भेज चुका हूँ, क्रेडिटर अकाउंट भी ऑलरेडी बन चुका है, बंद हो चुका है। देखो आपको पता ना, जब पहले क्या होता है, रिलायंस अकाउंट में ऑलरेडी सारे एसेट्स ऊपर लिखा हुआ था ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ऑलरेडी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो यानी कि इनके अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बंद हो चुका है, ये भी अकाउंट बंद हो चुका है। तो जब दोनों अकाउंट बंद हो चुके हैं और वो आपस में सेटलमेंट हम कर रहे हैं उसकी, तो उसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती। या तो कोई अकाउंट खुले होते तो एंट्री कर सकता था, लेकिन इसमें एंट्री नहीं होगी। तो जो डी वाला केस है, यानी कि जो 4th वाला केस है,
उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। ये सेटलमेंट की एंट्री है। जब भी हम कोई लायबिलिटी को सेटलमेंट कर देते हैं एसेट के साथ तो इसकी एंट्री नहीं होती। समझ गए बात को? तो आगे देखते हो। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 6 लाख की थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000 की थी, उसको रियलाइज करा गया 125% के प्रॉफिट पे या 125% पे करा गया। ऐट लिखा हुआ है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 125% की बेची गई। किसका 125%? बुक वैल्यू। तो 60,000 का वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 1,25,000 पे बेचेगा। तो देखिए 60,000 की जो इन्वेस्टमेंट है अगर 125% पे बेची गई तो इसका मतलब कितना की बेची गई होगी? 60,000 की इन्वेस्टमेंट 125% इसका निकाल लेते हैं, वो समझ में आ जाएगी कितने की बेची गई। ठीक है, 125% निकाल लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा? 75,000। क्लियर होगी बात? 75,000 में बेची गई तो इसका मतलब ये इसकी एंट्री करनी है। सिंपल एंट्री होगी, वही पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ भेजेगी? रियलाइजेशन अकाउंट में 75,000 से। सिंपल ये एंट्री करनी है बस। चलिए करते रहते हैं। ठीक है, देखो ये एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 से बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है गुडविल 75,000 रुपये की थी और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 रुपये का था। इन दोनों की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। पहले तो कोई भी इनटेंजिबल एसेट को आपने नहीं बेचना जब तक क्वेश्चन में ना करें। इनटेंजिबल एसेट को बुक वैल्यू पे नहीं बेचना होता। हाँ, एट दैट अगर कोई एसेट होता टेंजिबल, अगर क्वेश्चन में नहीं कहे तब भी बेच सकते हैं उसको, तब भी बेचना होता है, वो भी बुक वैल्यू पे। लेकिन इनटेंजिबल एसेट को अपने आप नहीं बेचना क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बुक वैल्यू पे नहीं बेचना होता अपने आप, तो इसको तो बेचूंगा नहीं। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस तो बेसिकली नकली एसेट होता है, ये इसको बेचते थोड़ी है, ये तो हम एसेट बना देते हैं कुछ टाइम के लिए क्योंकि हमने प्रीपेड खर्चा किया है, तो इसको बेचेंगे थोड़ी। ये तो नकली एसेट है, इसको बेचने के लिए नहीं होता। तो इन दोनों की एंट्री नहीं हो सकती इसका मतलब तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी इसमें भी। तो 6th वाले जो केस है इसमें भी कोई एंट्री नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? आखिरी देखते हैं अब आखिरी में क्या होगा। आखिरी कह रहा है कि ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000 के थे, आधे क्रेडिटर तो भैया प्लांट एंड मशीनरी ले गए 54,000 की वैल्यू पे और उसको कैश दे दिया फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम करने के लिए, डिस्काउंट 16,000 का देके, और बाकी के क्रेडिटर को भेज देगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। तो इसी को आपको ध्यान से समझना है बस कि वो कह रहा है, ध्यान से समझो ट्रेड क्रेडिटर के बारे में। ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000 रुपये के क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्या कह रहा था? हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी 54,000 रुपये की, तो इसमें से आधे 50% यानी कि 80,000, 1,60,000 का 50, 1,80,000। तो 80,000 वाले कह रहे हैं कि हम आपकी प्लांट एंड मशीनरी उठा के ले जाएंगे 54,000 की। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी एंट्री होगी जो 54,000 की प्लांट एंड मशीनरी उठा के ले जाएगी? जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब भी कोई लायबिलिटी को हमने सेटलमेंट कर दी एसेट देके तो इसकी एंट्री नहीं होती क्योंकि दोनों के अकाउंट बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो 80,000 रुपये वाले में से 54,000 की क्रेडिटर है जो प्लांट एंड मशीनरी उठा के ले गए या प्लांट एंड मशीनरी हमने इसको दे दी, तो इसकी एंट्री तो नहीं होगी। तो बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? 26,000 के। 26,000 के जो बचे हैं उनको देखो क्या करा। वो कह रहा है ना 54,000 वाले 54,000 रुपये तो हमने प्लांट एंड मशीन दे दी एंड कैश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब जो बाकी बचे उनका पूरा सेटलमेंट करने के लिए हमने बाकी जो पैसा बचा उनको देने के लिए वो कैश दे दिया और 16,000 का डिस्काउंट देके बाकी जो बचे फुल सेटलमेंट करने के लिए हमने उसको कैश दे दिया उनके क्लेम के लिए, और उसको लेके 16,000 का डिस्काउंट देने के बाद उसको पैसा दे दिया। बाकी बचे हमने निकाला 26,000 के बचे। इनको फुल सेटलमेंट करने के लिए पूरा पैसा देने के लिए 26,000 रुपये हमने उसको पहले 16,000 का डिस्काउंट दिया। हमने कहा देखो भाई ऐसा है, डिस्काउंट ले लो 16,000 का और हम बाकी जो पैसा बचेगा उतना आपको दे देते हैं।
तो 26,000 में 16,000 का वो डिस्काउंट मान गए, तो बाकी 10,000 पे जो बचा उनको हमने कैश दे दिया। ठीक है, उनको हमने कैश दे दिया। कैश कह दो क्योंकि हम बैंक से एंट्री कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से पैसा पे करें, क्योंकि सारी एंट्री हमने बैंक से करी है। बोल तो कैश रहा है, लेकिन हम एंट्री बेसिकली बैंक अकाउंट से ज़्यादा करते हैं, तो बैंक अकाउंट से पे कर दिया, कहने का मतलब ये। लेकिन अब देखो, ये तो हो गया 80,000, ये तो मैंने 80,000 वाले की सारी बात करी है। इसमें से जो एंट्री होगी सिर्फ ये वाली होगी, जो मैंने पैसा दिया, इसकी एंट्री कभी नहीं होगी। तो जो मैंने ऑलरेडी जो पैसा दिया है, हम इसकी एंट्री करेंगे। पैसा देने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा 10,000 पे, और बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा तो इसका मतलब रैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। जो खर्चा हमने जो पेमेंट करी है, तो रैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, खर्चा डेबिट होता है। तो ये एंट्री होगी 10,000 रुपये की, इसको समझना है। लेकिन अब समझना है कि बाकी जो 50% बचे 80,000 रुपये कैटर, उनका क्या किया, वो देखो क्या कह रहा है। रिमेनिंग ट्रेड कैटर वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट। बाकी जो कैरेक्टर बचे उसको 90% के पूरे सेटलमेंट कर दी, यानी कि उसको कहा भी आपको 90% का पैसा मिल जाएगा, अपना पूरा सेटलमेंट कर लो। तो इसको 90% का सेटलमेंट कर दी, यानी इसका 80,000 का 90% होता है 72,000। तो बाकी जो कैरेक्टर बचे 72,000, 80,000 रुपये का 72,000 की सेटलमेंट कर दी, यानी कि 72,000 हमने कह दिया कि हम आपको पे कर देंगे और अपना सेटलमेंट पूरा कर लो, बाद में ना पैसा मांगने के लिए। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? हमने 72,000 पे किया, इसकी एंट्री क्या होगी? दोनों की अलग अलग एंट्री करनी, ध्यान रखना, ये अलग सिस्टम था, ये अलग था। इसकी भी एंट्री पैसा पे करने की होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 72,000 से, और ये पैसा कहाँ से डेबिट करूँगा? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दूँगा 72,000। समझ गए? इसकी एंट्री अलग करनी है, इसकी करनी है, क्योंकि ये कैरेक्टर अलग थे और आधे वाले ये उसमें से थे, आधे वाले में से, और ये कैरेक्टर अलग में से थे। इन दोनों की एंट्री आपको करनी है, तो करते हैं। देखिए ये एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 से। ये जो आधे कैरेक्टर है उसको पे कर दिया फाइनेंस फुल सेटलमेंट में, डिस्काउंट 16,000 का देगी। और फिर जो बाकी बचे थे, हमने क्या करा, जो बाकी बचे थे उसको हमने पे कर दिया 90% के फाइनल सेटलमेंट। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रिमेनिंग ट्रेड कैरेक्टर वर पेड 90% इन फाइनल 72,000। तो बेसिकली ये एंट्री होनी थी। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और आप उनके साथ शेयर जरूर करिए जिनको अच्छे समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।